नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। NH1 न्यूज़ जिस तरीके से रोज़ कोई ना कोई नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाता है, आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मंजू वज़ीर। ये जाने माने कथक डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं। हाल ही के सालों में आपने देखा होगा कितनी परफॉर्मेंसेस इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग लैंग्वेजेस में दी और इस समय ये दिल्ली में बेस्ड हैं। नोएडा में इनका अपना एक इंस्टीट्यूट है जहां पर ये बच्चों को कथक सिखाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं मंजू जी, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में और जम्मू में भी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप बताइए मैम, किस तरीके से ये शुरुआत हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जैसे एरिया से, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मुझे डांस का रुझान तो बहुत बचपन से था, जिसको लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड था। तो 2 साल की रही होंगी, तब से अब तक नाचती ही रही हूँ। तो बस वो शौक़ ऐसा पैदा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब खुलापन भी दिया उसमें। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इसको और एक्सप्लोर करूँ। फिर मौका मिला मुझे स्कूल में करने का, तो वहाँ पे जब आपको एनुअल डेज़ और आपकी एक अलग पहचान होती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किलें आती हैं ऐसे आर्ट को आगे बढ़ाने में। मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं आई हैं। मैं जहाँ गई हूँ मुझे मौके मिले हैं और उस मौके का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं मुझे गंवाना है, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे स्कूल था चाहे कहीं भी गई। स्कूल से करने के बाद जब मैं आगे आई तो एकेडमी में करने का मौका मिला। बंसीलाल डोगरा जी अब तो नहीं रहे बेचारे, उन्होंने मुझे बहुत मौका मिला। बट उन्हीं दौरान मुझे लगा कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मेरे एक अंकल थे तबला आर्टिस्ट, बहुत अच्छे, हम उनको मालवीय अंकल बोलते थे, रेडियो स्टेशन में थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ये डांस का इतना शौक़ है तो यू शुड लर्न कि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, कथक जो बेस है इसका डांस का। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उसको सीखूं। तो 5 साल मैंने वो सीखा और उसके साथ साथ मैं फोक भी करती रही। फिर जाके एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ स्कूल भी कंप्लीट किया, अपना BCom किया मैंने। फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स भी ज्वाइन किया। इस दौरान मुझे लगा कि नहीं, डांस तो कर रही हूँ बट कुछ है जो मुझे छूट रहा है मुझसे, जो मैं शायद करना चाहती हूँ नहीं हो रहा। इसी दौरान मुझे एकेडमी वालों ने जॉब का भी ऑफ़र दिया क्योंकि स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम आपको यहाँ एज अ कोरियोग्राफर आपकी जॉब दे दें या आप डांस आगे सीखना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगा ये सोचने में कि मैं डांस आगे सीखना चाहती हूँ। वो दिन था, मुझे एकेडमी वालों ने स्पॉन्सर किया। कथक केंद्र बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैम मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि जो भद्रवाह जैसी एक खूबसूरत वैली से आप निकल कर आए हैं, वो सफ़र फिर जम्मू में आप किस तरीके से स्टडीज़ हुई, वो थोड़ा सा अगर बताना। हाँ जी, पढ़ाई तो मेरी भद्रवाह में नहीं हुई, हालांकि नाम के दाद के सब वहीं के हैं। अभी भी मैं हर साल जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स का वो कश्मीर जैसा शिफ्टिंग ही रहता है, सर्दियाँ उधर, इधर गर्मियाँ उधर। तो जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं, बच्चे की पड़ती थी, अब तो बच्चे भी बड़ी हो गई, तो बट हम लोग हर साल भद्रवाह जाते ही थे। बट पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी जम्मू से ही हुई है। जम्मू में ही पली बड़ी हूँ, सब कुछ जम्मू से ही हुआ और यहीं से ही मैंने अपने डांस का रुझान को भी आगे बढ़ाया। यहीं पे ही मुझे मौके दिए गए करने को। क्या होता है ना, जब आपको मौका मिलता है करने का तो फिर आप कहीं जाके उसको गंवाना नहीं चाहते, फिर आप उसमें अपना 100% देते हैं। तो बहुत लोगों से मैंने सीखा, बंसीलाल जी से सीखा, यहाँ नारायण जी हैं बहुत अच्छे, उन्होंने भी वहीं से ही सीखा था कथक केंद्र से, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया। फिर मैंने को कथक केंद्र में जब मिला एडमिशन, जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है मिलना, फिर वहाँ मैंने 5 साल अपना पूरा अच्छा हॉस्टल में रह के इसको दिया। पर मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था जो मैंने सीखा। क्या लगता है आपको कि कथक कितना वास्ट फील्ड है और जम्मू कश्मीर जैसी जगह में जब आपने इसको आगे बढ़ाया तो कितना मुश्किलात
था उस समय अलग था, इस समय में तो चलो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस समय तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपने लेवल पे भी प्रमोट हो सकते हैं। अब वो समय कैसा था? अरे वो समय तो वाकई में बहुत मुश्किल था। आप जितना खुद परफॉर्मेंसेस करते थे लोग उतने उससे ही जानते थे। जैसे अभी थ्रू सोशल मीडिया हम अपनी पोस्ट खुद ही डालते हैं तो लोग हमें वैसे ही जानने लग गए, तो हम अपनी ऑडियंस अब खुद बना लेते हैं। तब नहीं ऐसा था, तब मुश्किल था। उस टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी खुद को प्रमोट करने। एक आर्टिस्ट का क्या है ना, जब तक उसको ऑडियंस नहीं है, कोई नहीं है, तो उसका वो अपने घर पे है, बट हमें अपने आप को खोलना है, हमें स्टेज चाहिए। तो वो उस टाइम में मुश्किल आती थी, बट यही था कि उस टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते थे, क्योंकि हमको मौका जब भी मिलता था हम 100% देते थे। तो मुझे लगता है कि वो मुश्किल दौर था, बट जहाँ तक जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम मेहनत भी बहुत करते थे, जो शायद अब लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को क्या लगता है, यूट्यूब में देख लिया, डांस हो गया, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, उसका वीडियो देख के उनके पास बहुत नॉलेज है अभी कहीं से भी गेन करने का, गूगल के थ्रू। बट फिर भी मेरी बच्चों से यही गुजारिश रहती है कि सीखना बहुत ज़रूरी है। आपकी डांस की जो फ्रेमिंग है ना, मैं आपको खुद की एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ से एक अच्छी डांसर थी, बन के गई बेस्ट डांसर। मैं आपको सच बताऊँ, कथक केंद्र में इतने धुरंधर डांसर्स को देखा मैंने, तो मेरे को लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। मैंने वहाँ फिर यहाँ से शुरुआत किया और बहुत मेहनत किया वहाँ तक पहुँचने के लिए। तब मुझे लगा कि डांस की एक लैंग्वेज, एक भाषा है जो इतनी अच्छे से हमें जाननी चाहिए। उसकी ABCD, फिर उसके वर्ड्स, फिर उसके सेंटेंसेस, फिर उसके पैराग्राफ, फिर उसकी कहानी, फिर तो आप मूवी लिख सकते हो। तो कोई भी आर्ट फॉर्म ना एक सब्जेक्ट है आपके लिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने स्टेज पे एंटरटेन करना है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर साधना है जिसको आपने इतना ग्रामर उसकी पढ़नी है, उसकी खूबसूरती को देखना है। हम महाराज जी के साथ मैंने बहुत, ब्रिजो महाराज जी के साथ मैंने बहुत काम किया। उनसे हम हमेशा एक ही बात देखते थे, वो बोलते थे खूबसूरती दिखाओ अपने डांस में। उनका एक ही चीज़ होता था, खूबसूरती और फ्रेमिंग। अगर हाथ इतना है तो इतना ही जाना है, इसको यहाँ नहीं ले जाना, नहीं है ज़रूरत उसकी। तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ मोमेंट्स है वो आपको तभी आती जब आपने एक सही जगह पे डांस सीखा है। तो मैम अगर डांस की बात करें, किस तरीके से आप बॉलीवुड में पहुंचे? वहाँ पर भी आपने देखा था, आपने कुछ बूगी इसके प्रोग्राम आते थे, उसमें भी आपका परफॉर्मेंस आया था। ये सफ़र कैसा रहा? और जब जम्मू से आपने शिफ्ट दिल्ली का किया तो वो किस तरीके का शिफ्ट था? क्या चेंजेस आई? लाइफ भी साथ साथ में निकलती है, कितना डिफ़िकल्ट रहता है सारा डांस को अपनी लाइफ में लेके चलना? देखिए क्या है ना, मुश्किल तो होती है। डांस ऐसी चीज़ है, आई मीन कोई भी आर्ट फॉर्म, ये आपके लिए आपका ना स्पेस टाइम सब मांगता है। तो अब जब ट्रेनिंग पीरियड था तब तो चलो अकेले ही थे, फिर जब शादी हुई तो फैमिली के साथ। पर मुझे इस मामले में भी मेरी किस्मत अच्छी रही कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे इन-लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने सपोर्ट किया। पर देखिए क्या होता ना, सपोर्ट मिलता है, वो लोग आपको मना नहीं कर रहे, पर करना आपको खुद है। तो उस टाइम मेरी बेटी छोटी थी, इतना उसके साथ मैं उसके लगी रहती थी, फिर मुझे डांस भी करना होता था। फिर मैंने अपनी डॉटर की वजह से कि उसका भी इंटरेस्ट बना रहे, मैंने घर पे क्लासेस शुरू कर दी, जो मैं अभी भी वो मतलब है, मेरे इंस्टीट्यूशन है, बच्चे सीखने आते हैं। तो वो जो डिफ़िकल्टी था, और आज मेरे साथ मैं लोगों से इंटरेक्ट होती हूँ, जितनी भी अभी जो बच्चे, अभी जिनकी शादियाँ हुई हैं, बच्चे हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ। वो मुझे बोलती हैं कि मंजू मैम आप कैसे इतनी एनर्जेटिक रहते हो हमेशा, एंड आप हमेशा, आपकी पोस्ट हम देखते हैं या स्कूल में या कहीं भी परफॉर्मेंस के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी कि हाँ हो जाएगा, कर लूँगी। क्योंकि वो मुझे, मतलब मैं जीती हूँ उसकी वजह से। वो ऐसी चीज़ है वो मैं नहीं छोड़ सकती। तो वो मुझे बोलती हैं कि आपने कैसे किया फैमिली के साथ, जबकि डांस
बैठ के नहीं किया जाता है, इसके लिए एक स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, और मोर ओवर आर्टिस्ट को अपना एक टाइम चाहिए। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। आज जो मैं कर रही हूँ कि मेरी बच्ची अब पढ़ाई कर चुकी है, वो शी इज़ इंजीनियर नाउ, तो अब क्या है, उसने अपनी लाइफ है, मेरे हस्बैंड की अपनी लाइफ है। अगर मैंने वो तब मेहनत नहीं करती और अब मैं शुरू करती, तो आप सोचिए कौन जानता मुझे। इस टाइम मैं कैसे शुरू करती, उस टाइम की मेहनत की हुई आज मेरे पास अपनी एक चीज़ है, दैट इज़ डांस। तो क्या लगता है कि आपने इतनी छोटी उम्र में जिस तरीके से इतना तपस्या की, और अब आप खुद ही बता रहे हैं कि आपके बच्चे तो अब ग्रोन अप बच्चे हैं, और इतने साल की तपस्या अब क्या देखते हैं, कितना फल उसका मिला है, क्या क्या अचीवमेंट्स रही है अभी तक? अचीवमेंट्स देखिए क्या है, वो तो मिलती हैं तो अच्छा ही लगता है, बट मुझे क्या लगता है कि जैसे मुझे रेड क्रॉस वालों ने बहुत अच्छा अवार्ड दिया है, मुझे डांस माई कंट्रीब्यूशन इसमें यहाँ, और यहाँ वुमेन अचीवर्स अवार्ड भी मिला मुझे। बट क्या है कि अवार्ड अपनी जगह हैं, आपकी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं, पर उसको लेने के लिए आप उतने कैपेबल होने चाहिए। मुझे लगता है किसी को भी दो तो वो कम से कम बोले कि हाँ आपने इतना काम किया तब आपको मिल रहा है। तो इतनी मेहनत आपको करनी ही चाहिए अगर आपको वो हैसियत को आप बरकरार रखना चाहते हो, उस मकाम तक आपको पहुंचना है। आपने मुझसे सवाल किया बूगी वूगी का, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, पर क्या है, एक डांसर की ना अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, वो अपना एक, उसका हर डांसर का अपना एक यूनिक स्टाइल है। तो मैंने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, फोक अलग, कथक अलग, उसको अलग, ये नहीं है मतलब किया। मुझे इक्वली लगा कि फिल्मी डांस भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपका क्लासिकल। फोक डांस को भी अच्छे से निभाना, आप देखिए पहाड़ पे जो रिदम बजता है वो इतना इजी नहीं होता। उन लोगों को इतनी आदत पड़ गई है, कुड होता है हमारे भद्रवाही में, उन लोगों को इतनी आदत हो गई है करने की कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ कर रहे हैं। हिमाचल का आप देखिए, वो जो रिदम उठाते हैं, मैंने इतनी गौर से उसको देखा तब जाके मैं पकड़ पाई। क्यों? क्योंकि मुझे सेंस आ गई है कि रिदम क्या चीज़ है। हमें कथक में तालों के बारे में बताया जाता है तो हमें ये समझ आ गई है, पर जब हम लोकल लोगों के नज़रिए से देखते हैं तो उन्हें ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता, क्योंकि वो उसी तरह से मतलब पले बड़े हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि मुश्किल सब चीज़ें हैं, हर चीज़ में मेहनत है। तो बुगी वुगी का भी मुझे ऐसे ही एक दिन आया घर पे, मतलब मैंने टीवी पे पढ़ा कि मदर स्पेशल हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मदर होने का ये फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वहाँ मैंने थोड़ा अपना आजमाया, तो उधर उन्होंने क्लिप्स ली हमारी, तो पूरे हिंदुस्तान में 5000 मदर्स थी, जिसमें से उन्होंने 12 को सिलेक्ट किया। तो आई वॉज लकी, तो मैं सेलेक्ट हुई। फिर उसके बाद बॉम्बे गए, 1 महीना 1.5 महीना मैं बॉम्बे रही हूँ। वहाँ कॉम्पिटिशन्स के दौर चढ़े, 8 मदर्स को, 12 में से 8 मदर्स को फाइनलिस्ट किया फॉर अ कॉम्पिटिशन। फिर वो राउंड करते आई रीच ऑन अ फाइनल। तो अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और आप सच मानिए उस टाइम में उनके शुरू की परफॉर्मेंस आपकी अपनी थी, उसके बाद उनके कोरियोग्राफर सिखाते थे, और लास्ट जो हमारा फाइनल राउंड था जिसमें 4 मदर्स रह गई थी, तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो उनका वो लास्ट और फर्स्ट आपकी अपनी कोरियोग्राफी और बीच के उनकी थी, पर वो लोग इतना प्रोफेशनली सिखाते थे, और इतना वो 3 मिनट के आइटम इतने अच्छे से हम लोग सीखते थे, और इतना याद, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कैमरे में है तो कट होगा, ऐसा नहीं है। वो कंपटीशन है, कंपटीशन की तरह ही लिया जाता था। 2 बार करना पड़ता था, एक बारी जजेस के लिए और एक बारी टेक्निकली। बट टेक्निकली भी आपको रन थ्रू की तरह ही फुल करना था, कट नहीं होता था। वो उनके कैमरेस कहाँ से क्लोजअप नहीं है, उनकी होता था बॉडरेशन। बट सीरियसली वो भी करना इजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। और उनका सीखा हुआ मुझे आज भी बोले मंजू तुम खड़े होके बताओ, तो मुझे याद है वो। तो मैम जिस तरीके से आपने शुरुआत की, यहाँ थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू को लेकर आप क्या देखते हैं, कैसा आप माइंडसेट रखते हैं कि यहाँ पर क्या कथक का कोई स्कोप है,
या जो बच्चे आना चाहते हैं उनको किस तरीके का माइंडसेट लेके आना चाहिए, और जिस तरीके से जब किसी भी फील्ड में आप जाएंगे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है, तो आप बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे नए आए हैं? मेरा तो बहुत इच्छा है कि मैं कुछ वर्कशॉप्स यहाँ करूँ, जबकि मैंने की भी हैं। मैं चाहती हूँ अभी जैसे फेसबुक के थ्रू और बाकी मीडिया के थ्रू बच्चों को सीखना चाहते हैं, जम्मू के भी, मैम आप कहाँ रहती हैं, हमें भी सीखना है, वो सब है अब इंटरेस्ट है। मे बी अब उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिला है जो हमारे टाइम में नहीं था। बट सीरियसली कथक सीखना, पहली बात तो बच्चों को ये बोलना छोड़ दो कि 1-2 साल सिर्फ वो रियाज करें, उन्हें कोई स्टेज नहीं दीजिए, उन्हें कोई परफॉर्मेंसेस मत दीजिए, उन्हें सिर्फ कहिए कि ये आपको 2 साल सिर्फ सीखना है, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सीखने। हमें याद है कथक केंद्र में मैं सुबह 4 बजे उठ के सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा फुटवर्क करती थी, क्योंकि हमारा कथक एवरीबडी नोज कि वो फुट स्टेप से ही मैच होता सब कुछ, उसके मूवमेंट। 1 घंटा सिर्फ फुटवर्क करते थे। तो मुझे नहीं लगता, और जबकि वहाँ इतने प्रोफेशनल डांसर होते थे फिर भी हमें मौके नहीं मिलते थे। 2 साल बाद हमें स्टेज मिलता था वहाँ पे करने का, जबकि हम सब प्रोफेशनल थे। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें याद है आजकल के बच्चे थोड़े से कैजुअल होते हैं, यो हाँ मैम वाली लैंग्वेज है, वो मैं गुजारिश करूँगी कि थोड़ा सा वो क्लासिकल जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको बरकरार रखें। मुझे याद है मेरे गुरुजी जब तक हम लोग, हालांकि हम सब नीचे ही बैठते थे, बट जब तक वो अपने मुंह से ये नहीं बोलते थे कि बैठ जाओ, हम नहीं बैठते थे, और घंटों उनके पास रहते थे जब तक वो ये नहीं बोलते थे कि अब हॉस्टल चले जाओ, हम नहीं जाते थे। तो वो जो टाइम की बात है ना कि माँ ने बोला कि 1 घंटे की क्लास है बस उसके बाद भेज दो, वो सब छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये साधना है, इसको साधना की तरह ही लें। तो मैम अब चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों में क्या कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा वो? अभी जो देखिए क्या है ना, कथक ऐसी है कि कथक डांस के लिए हमको लगता है कि थोड़ा सा एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है जो प्योर क्लासिकल होता है। बट यहाँ की ऑडियंस, यहाँ के लोगों तक पहुँचने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जो शायद लोगों ने सराहा भी है। मैंने डोगरी फोक डांस गानों को कथक के मूवमेंट्स में मर्ज किया है, तो उसको मैं नाम देती हूँ फ्यूजन ऑफ डोगरी फोक इन कथक। तो अब लोग उस वजह से मुझे जानने लग गए हैं कि भाई मैंने अपने वहाँ के बच्चों को, देखिए डांस और आर्ट की कोई भाषा नहीं होती, नृत्य अपने में ही एक डांस है। मेरे वो बच्चे जो वहाँ के हैं लोकल, वो लोग डोगरी भाषा पे यहाँ कर गए और इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। लता जी के गाए हुए गाने पल्ला सपैया डोगरिया और ओडनी रंगी दे ललारिया, उच्चड़े पंगड़ू, निक्की उड़ान, सब इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। ब्रिज मोहन जी के साथ, यहाँ के बड़े माने जाने संगीतकार हैं, उनके साथ मैंने अभी 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं। एक और आ रहा है गाना पद्मा जी का लिखा हुआ। तो मैं इस तरह से अपने जम्मू वासियों के साथ जुड़ना चाहती हूँ ताकि उन्हें ये लगे कि भाई ये तो गई है और कुछ नहीं कर रही, पर देखिए बहुत कुछ है करने को। फोक को डोगरी में करना और उसको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के लोगों के दिलों में उतरना, ऑडियंस के दिलों में उतरना। जब वो गाना बजता है, एक मैंने किया छन छन पंजेब मेरी छन के, वो जब मैंने अभिनव थिएटर में किया तो मैं समझ सकती थी लोग क्लैप कर रहे थे। वो खुश हो रहे थे कि अरे ये तो हमारा लोकल गाना है और इस पे कथक ऐसा हो सकता है। तो ये मेरी एक कोशिश है और मैं चाह रही हूँ कि ये मैं इंट्रोड्यूस करूँ बच्चों को, बट पहले वो कथक प्रॉपर सीखे। तो मैम आपके बारे में हमें पता चल रहा था कि आपने 10 साल सिर्फ ट्रेनिंग की, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि घर में आपका क्या माहौल था? क्या आप घर में भी डांस के मूव में काम करते थे क्या? मेरे घर पे तो माहौल बहुत मत समझ लीजिए कि कलाकार वाला ही माहौल था। मेरे फादर शुरू से ही उनको कला में इंटरेस्ट था। वो बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं, वो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, बांसुरी तो पहाड़ी हैं भदरवा के, तो उनको आती है। तो मुझे याद आता है कि वो ना हमारे घर में एक माहौल होता था, शाम को वो बजाते थे
तो मेरा अपना आप रुझान उस तरफ हो जाता था। हालांकि घर पे और कोई नहीं है, पर जैसे मेरी बहन नहीं थी, वो बड़ा सपोर्ट करती थी। मेरी बड़ी बहन मुझे मेरा डांस देखती थी तो वो समझती थी कि यहाँ मैंने मूवमेंट कुछ अलग किया, डांस के साथ नहीं जा रहा, तो वो डायरेक्शन देती थी मुझे, ऐसा नहीं ऐसा करो। और तो और मेरा खाने से पहले डांस, खाना खाने के बाद डांस, मुझे नहीं लगता था कि मैं बिना डांस के कभी रहती थी। और ये मेरे घर वालों को बड़े अच्छे से पता था कि ये नहीं, इवन एग्ज़ाम के टाइम में लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई करनी है, ये नहीं, बट मेरे से पढ़ाई नहीं जाता था। मैं पढ़ने से पहले एक डांस ज़रूर करती थी, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद एक डांस, मतलब मुझे रिलैक्स होना है तो डांस ही करना है। तो वो घर में एक खुलापन मिला मुझे, तो मैं मतलब ये आगे कर पाई। तो मैम आप अभी क्या नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? हमने कुछ सुना था कि जो हमारे जम्मू के मशहूर जो हैं वो लेखक हैं विक्रम जी के साथ भी कुछ करने वाले हैं। आप किस तरीके से नया प्रोजेक्ट आप जम्मू में ला रहे हैं? जम्मू में मैं एक हम लोगों ने सोचा है, काजल जी हैं वहाँ पे दिल्ली की, वो भी जम्मू की हैं। उनके फादर बहुत मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थे। तो बैठे बैठे मुझे लगा कि बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और विक्रम भी, हम तीनों आई मीन एक ही टाइम के हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक लगा कि नयापन लगा कि मुझे भी आर्ट में थिएटर के साथ, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। मैंने किया है इनके साथ, कवि रतन जी के साथ, एक महक गुलाब की था, उनके साथ मैंने नटनी का रोल किया था, बट वो एक डांसर का रोल था। अभी विक्रम ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो आ रहा है यूट्यूब पे भी, 9 शेड्स ऑफ लेडीज़ के ऊपर। तो मैंने भी उसमें कोशिश की, या कहिए कि मुझसे करवाया गया कि तुम कर सकती हो। चंद्रमुखी 3 कैरेक्टर किए मैंने उसमें, जिसमें मैं एक नरेटर बनी, फिर मैं चंद्रमुखी बनी और फिर मैं पारो भी बनी। तो वो 3 डिफरेंट कैरेक्टर करने की कोशिश की है। तो बस ऐसा लगा कि आर्टिस्ट हूँ तो किसी और कला में भी अपनी कोशिश करके देख लूँ, शायद लोगों को पसंद भी आया। और एक नया प्रोजेक्ट हम तीनों करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इच्छा है, जम्मू के लिए करना चाहते हैं। तीनों के तीनों यहाँ से जुड़े हैं। मैं और काजल, तो काजल जी दिल्ली रहती हैं, मैं नोएडा में रहती हूँ। तीनों मिलकर कैसे भी करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। और वी रियली वांट टू मेक एन हिस्ट्री कि हम लोग एक ऐसी चीज़ करें जो हमारे जम्मू वासी याद रखें, और जम्मू के लोगों के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए मैं करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। ये थे हमारे साथ आज मंजू वज़ीर, और इनसे जाना हमने कि किस तरीके से इन्होंने अपने कथक की शुरुआत की, और हाल ही में इन्होंने जो नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, क्या नया होगा जम्मू के लिए। नए इन्होंने बताया कि ये आने वाले दिनों में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू को स्पेसिफिकली उसके लिए काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, किस तरीके से ये भद्रवाह जैसी जगह से उठकर अब दिल्ली में ये बेस्ड हैं। और आने वाले दिनों में भी इनका प्लान है कि जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से कथक के साथ जोड़े, और जो हिंदुस्तान की जिस तरीके से एक हिस्ट्री है वो बताए, उनको उजागर करें और अपने कल्चर और लैंग्वेजेस के साथ उनको जोड़े रखें। आने वाले दिनों में हम और भी जो आर्टिस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।